मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों आज हम लोग देखने वाले हैं रसायन विज्ञान अध्याय 1 के अभ्यास के प्रश्नों का, जो आपके किताब के आपके बुक के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनके जो है प्रश्नों का सलूशन आज हम लोग देखेंगे। और यह जो हम बता रहे हैं ये एग्ज़ाम टाइम से है, और ये किताब के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको जो है याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य असत्य है। तो इसमें यह हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि इसमें जो है पीवी लेड का जो है क्या हो जा रहा है, इसमें पीवी लेड का जो है अपचयित हो रहा है। माने इसमें से कार्बन जो है, इसमें से माने पीवी लेड में से कार्बन हट रहा है, तो इसमें जो है पीवी लेड का यानी कि पीवी लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड जो है क्या हो रही है, अपचयित हो रही है। तो इसमें लेड अपचयित हो रहा है, और यहाँ पे कार्बन जो है क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। इसमें कार्बन जुट रहा है, यह उपचयित ऑक्सीजन जुट रहा है कार्बन में, तो उपचयित हो रहा है। तो इसका जो है विकल्प जो है कौन सा गलत होगा, तो पहला और दूसरा जो है गलत होगा। ठीक है, पहला और दूसरा यानी कि विकल्प ए जो है आपका सही होगा, ए और बी जो है क्या होंगे, आपके असत्य होंगे। ठीक है, तो इसका जो है पहले प्रश्न का जवाब होगा कि ए और बी दोनों क्या हैं, असत्य हैं। तो विकल्प में दिया है पहला कि ए और बी जो है असत्य है। ठीक है, इसके बाद से है Fe2O3 और प्लस में एल्युमिनियम है, यह अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस Fe बना रहा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इसमें देखिए यह जो अभिक्रिया कौन सी होगी, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ना, यहाँ Fe2O है। ठीक है, तो O जो है क्या हो रहा है, एल्युमिनियम के साथ जो है संयोग कर रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ जो है संयोग कर रहा है, और आयरन जो है क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ जो है संयोग कर रहा है, यानी कि मिल जा रहा है, और यह जो है अकेले रह जा रहा है। तो यह संयोजन अभिक्रिया होगा, तो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। द्विविस्थापन, दो तत्व नहीं बन रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। उपरोक्त अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें एल्युमिनियम Fe2O3 के Fe को विस्थापित कर रहा है। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, Fe को विस्थापित करके यहाँ ला दे रहा है, और ऑक्सीजन के साथ जो है क्या कर दे रहा है, संयोग कर दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि एल्युमिनियम इसको जो है विस्थापित कर दिया आयरन को। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। ये कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनता है। माने किसी भी धातु पे अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन जरूर बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जरूर बनेगा, और प्लस में आयरन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड, धातु जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड बनाएगा, यानी कि आयरन क्लोराइड है तो आयरन है तो आयरन क्लोराइड बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया आप लोगों को बताया गया था कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। माने ये किताब के अभ्यास के प्रश्न हैं दोस्तों, तो इसलिए फिर से इसको हम बता दे रहे हैं क्योंकि अभ्यास के प्रश्नों को नहीं कराया था। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, उसे जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर लेड ऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूट जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो है क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा।
इसके बाद से विस्थापन अभिक्रिया में देखिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अथवा जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया के यहाँ पे देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है पोटेशियम है और सबसे कम जो है आयरन गोल्ड है। ठीक है, तो सबसे, अब देखिए पोटेशियम से थोड़ा सा कम जो है क्रियाशीलता सोडियम के पास है, सोडियम के से जो है थोड़ा सा कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एल्युमिनियम है पहले, तो ये जो है, अब यहाँ पे देखिएगा किस उदाहरण में, यहाँ पे देखिए जब विस्थापन अभिक्रिया हुआ था तो जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, अधिक अभिक्रियाशील, वह जो है कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम जो है क्या कर रहा है, आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है तो यह क्या करता है, आयरन को हटा देगा और ओ के साथ जो है सहयोग कर लेगा। ठीक है, और आयरन बेचारा अकेले रह जाएगा, तो इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये अभिक्रियाशील तत्वों का जो है क्रम है। और जो भी जो है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके दो एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड कुछ भी आ गया तो एल्युमिनियम जिंक को भी विस्थापित करेगा। ठीक है, चाहे मैग्नीशियम आ गया, जिंक आ गया, तो फिर मैग्नीशियम जिंक को विस्थापित, माने जो अधिक अभिक्रियाशील है कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। देखिए जिंक जो है क्या है, कार्बन सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो देखिए इन दोनों में जो है कौन विस्थापित होगा, कॉपर विस्थापित होगा, क्योंकि जिंक देखिए पहले है, यह अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और ये किसके साथ जो है संयोग कर लेगा, जिंक, तो जिंक जो है SO4 के साथ संयोग कर लेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर बेचारा इधर अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो है क्या करता है, अभिक्रियाशीलता का जो है प्रभाव है कि जो तत्व जितना अभिक्रियाशील होगा वह जो है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसी तरह से देखिए कॉपर है और सिल्वर नाइट्रेट है, तो यह कॉपर जो है देखिए अधिक अभिक्रियाशील है कि Ag जो है अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ Ag जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है और कॉपर देखिए कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो कॉपर जो है क्या करेगा, चांदी को विस्थापित कर देगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा और जो है चांदी बेचारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको जो है विस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के जो है समूह का जो है आपस में आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, तो बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट है, तो अब देखिए बेरियम जो है क्या करेगा, बेरियम जो है सोडियम को जो हटा देगा, बेरियम जो है सोडियम को हटा देगा और बेरियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, और फिर जो है सोडियम जो है क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ संयोग कर लेगा। माने देखिए, माने इसमें दोनों तत्व एक दूसरे से संयोग कर ले रहे हैं द्विविस्थापन में। ठीक है, तो द्विविस्थापन में दोनों तत्व जो है एक दूसरे से संयोग कर रहे हैं। बेरियम जो है क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ, और क्लोरीन जो है सोडियम के साथ संयोग कर रहा है, तो यानी कि इसी को जो है दोनों विस्थापित हो जा रहे हैं, तो दोनों विस्थापित हो रहे हैं और अलग अलग के यौगिक बना रहे हैं, तो इसको हम लोग द्विविस्थापन कहेंगे। इसमें दोनों तत्व जो है विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, अंदर से अंदर और बाहर से बाहर। देखिए सिल्वर क्लोरीन के साथ हो जाएगा और नाइट्रेट सोडियम के साथ हो जाएगा, तो ऐसा अभिक्रिया माने इसका पहला इसका अंतिम मिल रहा है, इसका जो है दूसरा नंबर इसका पहला नंबर मिल रहा है, तो इसको द्विविस्थापन कहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्लोरीन गैस, यहाँ पे लौह चूर्ण बर्तनों हाइड्रोक्लोरिक डालने से क्या होता है, तो ये कथन सही होगा आपका, पहले ही बता दिए हैं।
इसमें चौथा में देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पहले बता चुके हैं और अभ्यास प्रश्न में भी ये पूछ रहा है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष में अभिकारक के उत्पादन में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि H2 है प्लस O2 है, अभिक्रिया करके जो है H2O बनाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन अकेले है तो 2 से गुणा किया गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 हो, यहाँ पे भी हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे भी हो गया। हाइड्रोजन जो अब यहाँ पे 4 हो रहा था तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी जाए, इसको भी संतुलित कर दिया गया। अब समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है हो वह बरकरार रहे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बरकरार रखने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो सब मिला के इसको आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही जो है निर्माण होता है। इसके अनुसार दोनों ओर जो है अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमान समान होने चाहिए। अतः वह तभी संभव है जब दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। ठीक है, बहुत सारे अभ्यास के जो है प्रश्न हैं, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छठवां जो है कई बार पूछ दिया है कि क्या होता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण जो है संतुलित करके इसको लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे संतुलित किया गया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, जल बना रहा है, इसको जो है संतुलित कर देना है। तो संतुलन करना आप लोग को बताए हैं, इसको देख के संतुलित करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए ये आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत बार पूछता है, अक्सर ये इस पर टिप्पणी पूछ देता है। ठीक है, टिप्पणी पूछ देगा संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है, या कहेगा कि संक्षारण पर एक टिप्पणी लिखिए, विकृत गंधिता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो संक्षारण पर टिप्पणी देख लीजिए। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे की बनी हुई वस्तु चमकीली होती है परंतु कुछ समय पश्चात उन पर आर्द्र वायु अम्ल आदि के कारण जो है लालिमा युक्त भूरे रंग की जो है परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये जो संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर जो हरी परत का चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। इसके बाद से विकृत गंधिता के बारे में जान लीजिए। तो विकृत गंधिता का मतलब उसमें कुछ स्मेल आ जाना, सुगंध आ जाना, पदार्थ खराब हो जाना। वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है। अपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाती है। तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर वायुरोधी कर देते हैं जिससे आप चिप्स का उपचयन न हो सके। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह खराब नहीं होगा और उन्हें अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो यही है, यह भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसको जो है देख लीजिएगा। अक्सर पूछ सकता है कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो उपचयन वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, इसका जो है अपचयन हो रहा है।
उपचयन हो रहा है, इसका जो है क्या हो रहा है, इसमें उपचयन की अभिक्रिया हो रही है। मैग्नीशियम इसमें उपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका उपचयन होगा, जिसके साथ ऑक्सीजन हटेगा उसका अपचयन होगा। ठीक है, अपचयन में देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि जिसके साथ ऑक्सीजन खत्म होगा वह जो है, जिसका ऑक्सीजन खत्म होगा वह अपचयन कहलाएगा, जिसका ऑक्सीजन खत्म होगा वह अपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में ले लीजिए, यहाँ पे जिंक जो है, देखिए जिंक ऑक्साइड कार्बन है, तो जिंक से जो है ऑक्सीजन खत्म हो गया, कार्बन में जाके जुट गया, तो यहाँ जिंक का जो है क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो कार्बन में उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, और जिंक का अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, यहाँ जो है देखिए H2S है, क्लोरीन है, तो देखिए जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा उसका जो है क्या होगा, अपचयन होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का ह्रास होगा का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन किसमें से, हाइड्रोजन इसमें से हट रहा है और इसमें जुट रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, क्लोरीन का अपचयन होगा, अपचयन में जो है क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है क्लोरीन में, तो क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन का यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके किताब से, के अभ्यास के प्रश्न से। ठीक है, तो बस इतना ही जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यास के प्रश्न से। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि आप लोग का इस बार जो परीक्षा होगा इसमें OMR सीट पर जो है आप लोग को 20 अंक के जवाब OMR सीट पर भरना रहेगा। उसमें अधिक से अधिक यानी कि 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे और जिसका जवाब आप लोग को OMR सीट को भर के देना होगा। तो इसके लिए आप लोग अधिक से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।